आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आज लेक्चर नंबर है 4 और आज का टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियां, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी किसी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, समझ में आया? उसकी क्या क्या मेथड्स हैं, विधियां हैं। तो एक तो हमने पढ़ा है कि घर्षण से होती है, यानी रगड़ने से, समझ में आया, रब्ड करने से। तो क्या और भी मेथड है चार्जिंग के या नहीं है? तो आओ उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, लिखो घर्षण द्वारा आवेशन। दिख रहा है? हाँ, घर्षण द्वारा आवेशन पहला। ढंग से समझना बेटा, इसके कॉन्सेप्ट को ही समझना है। और ये समझ लिए ना, जो आज अपन जो अब पढ़ेंगे कि चार्जिंग जो है उसके क्या क्या मेथड है या विधियां क्या है आवेशन की, वो समझ लिया ना तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। फिर चीज़ें बहुत इजी हो जाती है आगे, और बहुत आगे तक जाएंगे फिर हम, और लंबा खेलेंगे फिर। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहां से ना बेटा फॉर्मूले भी बनना चालू हो जाएंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन, समझ में आ गया? तो फॉर्मूले भी बनेंगे, तो वो भी लिखेंगे फॉर्मूले। ठीक है ना, कैसे बना फॉर्मूला, देखना बहुत अच्छा लगेगा फॉर्मूला बनते हुए। ठीक है ना, लेकिन जब आगे जब हम जाएंगे और इस क्लास को स्किप कर देंगे और नहीं समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, तो बाद में दिक्कत हो जाती है कि यार नए नए फॉर्मूले कहाँ से पैदा हो गए यार, कितना याद करें, है ना? समझ में आ गया? तो चलो देखो इसमें लिखना क्या है। अब वो चीज लिखो कि जब दो वस्तुओं को आपस में, जब दो वस्तुओं को, पहले हिंदी वाले लिख लो फिर इंग्लिश वाले, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, ये हम जानते हैं। दिख रहा है क्या? एक वस्तु धनावेशित और दूसरी, आगे भी दिख रहा है क्या, ऋणावेशित। हो भी दिख रहा है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, काफी दिख रहा है यार बोर्ड तो। ये देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु ऋणात्मक हो जाती है और दूसरी धनात्मक हो जाती है, या धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। ये तो मालूम है ना? अब धनावेशित कौन सी होती है, ऋणावेशित कौन सी होती है, इतना लंबा कचरा हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो पॉजिटिव तो वो हो जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है इलेक्ट्रॉन आ गया, वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो लिख ही दिया, जब दो वस्तुओं को आपस में रखा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो आगे लिख दो, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। बोलो इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट, ये तो पीछे पढ़ के आ गए, इसमें नया कुछ है नहीं, ये तो सीखा हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट और आएगा नया, ठीक है, वो मैं अभी बता ही देता हूं। ठीक है, हिंदी वालों को, इंग्लिश वाले में अभी लिख लेंगे पर। ठीक है, देखो बेटा, आ जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का भार होता है, हाँ होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, हमने पढ़ा है। द्रव्यमान मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, इसने त्यागा किसी ने, तो उसका भार क्या हो गया, कम हो गया। आपने जूते पहन रखे थे या टोपी पहन रखी थी, ठीक है, कैप लगा रखी थी, वो जो आती है नाइकों की, पूमा की, एडिडास की, वो लगा रखी थी, आपने उतार दिया उस कैप को, आपने शूज भी खोल दिए। अब आप मशीन पे जाके तुल रहे हो, आपका भार कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा ना भार। और पहले आपने शूज पहन रखे थे, वो 5-5 किलो वाले वुडलैंड के जो आते हैं, ठीक है ना। फिर आपने घड़ी पहन रखी थी, आधे किलो की तो घड़ी थी, भारी सी चेन की दिखाने के लिए, गले में चेन पहन रखी। तो जब आप ये सब चीजें हटा दोगे, त्याग दोगे, आपने चेन त्याग दी, आपने जूते त्याग दिए, तो आपका वजन क्या हो गया,
द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो जाता है। समझ में आया? तो जो वस्तु धनावेशित होती है या जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसका द्रव्यमान में वृद्धि या कमी आ जाती है। वो अपन बात कर लेंगे कि कमी इसमें आती है या इसमें आती है। वो तो समझ में आई गया साफ ही कि भाई ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, सॉरी द्रव्यमान में। उसने वो ऋणावेशित हो गया। ऋणावेशित कब होता है? जब आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके द्रव्यमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये तो लिखना है, ठीक है। लेकिन वो अगली लाइन में लिखेंगे, अगली लाइन में। पहले आप इसको अपन को इंग्लिश वाला लिखना है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, पहले इंग्लिश वाला यही जो चीज लिखी ना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर rubbed together, rubbed against each other। देखो ढंग से लिखना, when two objects are rubbed, rubbed लिखा है वो, when two objects are rubbed against each other, against each other। मुझे लग रहा है मार्कर धोखा दे रहा है, इंक नहीं डाली। against each other electron get ट्रांसफर्ड। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बोल देता हूं अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट को हमने रगड़ा, रब्ड किया, कौन ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। लिख दो उसको भी, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। आगे इसी में द मटीरियल या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख दो बेटा, ये लो मटीरियल लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है अपन को कि साला वहां पे मटीरियल रट के गए थे, यहां पे ऑब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है ना। द मटीरियल which loses electron, which loses electron gets positive charged। बोलो कितना इजी है। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन दे दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। ये तो इजी है। एंड मटीरियल, मटीरियल या ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है। विच गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट एन इक्वल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या, चार्ज ही कर दो, इक्वल नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा इक्वल क्यों लिखा है यहां पे कि जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना, त्यागा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा यानी लूज किया और किसी ने गेन किया, तो इक्वल ही तो आया ना। इक्वल मतलब कि मैंने जूते पहन रखे थे 5 किलो के, मैंने जूते पहन रखे थे 5 किलो के, मेरे से कोई मांगने के लिए आया कि यार मुझे दो, मैं शादी में पहन के जाऊंगा, मैंने उसको दिया, तो मैंने जूते क्या कम दिए क्या? कितना था द्रव्यमान? 5 किलो का था, तो इक्वल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका इक्वल ही नेगेटिव चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इजी सा है, ये तो अभी तक पढ़ के आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये तो फ्रिक्शन वाला कोई मेथड है, कुछ भी नहीं, घर्षण वाला। तो अब इसमें आगे देखो बेटा होता क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब अपने क्या करेंगे वो चीज है। तो पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, कोई एग्जाम्पल भी पूछ ले कि क्या है तो लिखो प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड लिखे, ग्लास रोड, ग्लास रोड लिख देते हैं। ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ना। बैठ गया। तो ग्लास रोड कौन से चार्ज ले लेती है? पॉजिटिव, लिख दो यहाँ पे। और रेशम के कपड़े नेगेटिव ले लेते हैं, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव ले लेता है, ग्लास रोड पॉजिटिव ले लेती है। बार बार पॉजिटिव नेगेटिव लिखूं तो आप समझ जाओ, ठीक है ना, इतनी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। कहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। तो ये बेटा फ्रिक्शन जब आए कि
टिप्पणी लिखो, नोट लिखो, एग्जाम में अगर आए तो इतना सा लिखना है, ठीक है। आगे अब अपन बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की कि इसके अंदर भार में, द्रव्यमान में कमी आ जाती है और द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, मास इंक्रीज हो जाता है, मास डिक्रीज भी हो जाता है। कब? जब लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन का, जब हम दे देंगे किसी को तो अगले का तो बढ़ जाएगा और इसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी भार समझो एक बार अभी, ठीक है। भार तो बनाओ गोला, ये लो, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां से अब फॉर्मूले भी बनेंगे, ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट है। यहां से फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखो। फिर अपन उसको करेंगे तो वहां पे वो एग्जाम्पल पे जब फार्मूला यूज करेंगे तो बोलोगे सर फार्मूले कहां से आ गए, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन बनाना सीख रहे हैं भाई, और इजी एक लाइन का फॉर्मूला ये वो देखो मेरी बात सुनो, मुझे ना खुद को गणित ना ज्यादा पसंद नहीं है। कौन सी वाली? 9वीं वाली, 9वीं वाली। 8वीं और 9वीं की गणित मुझे कम पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रूफ कीजिए, ये थ्योरम प्रूफ कीजिए, वो थ्योरम प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। सर्कल पे पूरा जब घूम जाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको प्रूफ कीजिए। अरे वो सब मुझे बेकार लगता है यार, कि एंगल ये इसके बराबर हो गया तो वो एंगल उसके बराबर, एंगल पी ओ क्यू एंगल, सेस प्रॉपर्टी लगा दी, सर्वाग सम वाली आती है ना, कि कोण कोण सर्वाग सम, सेस वाली आ गई, एंगल एंगल साइड वाली आ गई प्रॉपर्टी, ये सब बेकार है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इजी हो जाता है मामला, ठीक है ना, तो थोड़ा इजी लगता है। तो आपको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना फॉर्मूले, शुरुआत कहाँ से हुई हमारे को। और दूसरा लेता हूँ यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझो बेटा। ये मेरा क्या है? एक कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर कौन रह रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट है। कक्षा है, कक्षा, पृथ्वी की अलग अलग कक्षाएं होती हैं जहां पे सैटेलाइट घूमती रहती हैं, ठीक है। और ये मेरा क्या है? सेम टू सेम ऐसा ही है। एक क्या है? एक ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है, और दूसरा क्या है? सिल्क का कपड़ा, उसका परमाणु है। रेशम का कपड़े का, सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा, उसका परमाणु है। अब परमाणु, अब आप बोलोगे सर ये ऐसे तो नहीं दिखते, हम सिल्क के कपड़े को देखते हैं। अरे सिल्क के कपड़े का छोटा से छोटा टुकड़ा जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, परमाणु होता क्या है? एटम क्या होता है? एटम आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल, जो आगे विभाजित नहीं होता होगा, वही तो है एटम, और क्या। तो उस लेवल तक पहुंचना है, इतना छोटा करना है कि चीज आपको दिखे ही नहीं, विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज। आप अपनी नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते एटम को, तो वो एटम फिर ऐसा ही दिखेगा, छोटा है। तो संरचना तो बता रखी है, ये तो बार बार इसीलिए तो गोला बना रहे हैं। ये प्रोटॉन, और समझ जाना दूसरा न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है बेटा, अलग अलग कक्षा में, अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट यहां से बनेगा तुम्हारा, एक और बना देते हैं, ये लो, इसमें भी बीच, इसमें बना देना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा मैंने क्या किया? इसको रब्ड किया, रगड़ा। क्या किया? रब्ड किया। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन ये वाला उधर चला गया। कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पता कैसे चलता है हमें? वो पता ऐसे चलता है कि हम किसको मान रहे हैं। अगर इसको कांच की छड़ मान रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये क्या है? ग्लास रॉड। तो अब लिख दें तो फिर ये पक्का हो जाएगा। और ये कौन सा हो गया? सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा। अब ये बार बार मैं ना रेशम का कपड़ा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना आप, ये सिल्क क्लॉथ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिल्क क्लॉथ क्या हो जाती है? माइनस चार्ज हो जाती है, ये माइनस। और ग्लास रॉड क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ये हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि धनात्मक आवेश आ जाता है इसके अंदर, उसके अंदर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो अपने साथ नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेकर आता है। ये तो मालूम ही, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है। पहली चीज, जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट अब बना है बेटा। क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्ट which loses electron, the object which loses electron get decreased in mass
गेट डिक्रीज्ड इन मास, भार में, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है उसका द्रव्यमान, ठीक है ना। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और आपने अभी तक बचपन में क्या पढ़ा था कि मास कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, द्रव्यमान एक ही रहता है, ऐसा नहीं है बेटा, द्रव्यमान भी बदलता है। वो जो बातें थी वो विज्ञान की, वो 9वीं तक की थी, उनको जितना जल्दी भूलोगे तभी फायदा रहेगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया उन चीज़ों को, पढ़ा हमने, पर वो भूल जाओगे तभी फायदे में रहोगे, ठीक है ना। मास बदलता है, लेकिन मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, वेग पे। अगर वेग बहुत ज़्यादा होगा तो मास, द्रव्यमान बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बात करेंगे अपन फॉर्मूले समेत कि कौन सा फॉर्मूला जो काम आता है मास को बदल देता है। अभी तक हमारे क्या है कि वेग जो है वो कम ही रहता है, ठीक है। लाइट की स्पीड से चलना पड़ता है, प्रकाश के वेग से अगर आप चलोगे तब आपका मास परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान जो है बदल जाता है आपका, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। लिख लेना यहाँ से देख के, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन एंड गेट इंक्रीज इन मास, मास उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसके मास में कमी आ गई तो ये लो, इसके मास में वृद्धि आ गई तो ये दिखा दिया। अब कितना कम हुआ और कितना ज़्यादा हुआ ये आपको मालूम नहीं है क्या, कोई आपसे पूछे तो आप नहीं बता सकते क्या। तो अब ये तो हो गया, मैं ऊपर वाला अब मिटा देता हूँ ताकि अपने को बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो आपने लिख ही लिया होगा, और नहीं लिखा तो 1 सेकंड, 2, 5, 10 सेकंड के लिए पॉज कर दो और लिख लो, ठीक है ना। ये थ्योरी में उतनी लिखा रहा हूँ बेटा जितनी जरूरत है और जितनी एग्जाम में पूछे थे। कचरा लिखने का कोई सेंस नहीं है, कोई नंबर नहीं देता कचरे के। नंबर तो देगा जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना, तब उसको सामने लोग लगेगा इस बंदे में दम है, न्यूमेरिकल किए हैं। न्यूमेरिकल यानी सवाल, और सवाल लगा लोगे कितने एग्जाम्पल है कुछ तो आपके यूनिट के अंदर, तो कुछ तो एग्जाम्पल कर लो और कुछ बुक के पीछे वाले जो सवाल होते हैं वो कर लो, ठीक है ना। वो दूर तक जाओगे बेटा, नीट और जेई के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। कुछ मैं करवा दूंगा यहाँ पे, अपन देखेंगे कि नीट में और जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पता चल जाएगा उससे आपको भी, और आप खुश हो जाओगे कि अरे वाह यार क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो कर ही लेना। अब अपन बात करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में गया, वस्तु से दूसरी वस्तु में गया, तो कितने, जब एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया तो कितनी कमी आई और कितनी वृद्धि हुई। when one electron get transferred, ठीक है, लिख लेना, when one electron get transferred, how much it decreased or increased। बैठ गया, इजी है, कर लोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्क्रीन पे धूप कैसे आ रही है, अब तो नहीं आ रही, ठीक है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहे जाए चाहे आए, पहले हमें ये बात करनी है कि तुमने किसी को जूते दिए, तुम्हारे जूते कितने किलो के थे, 5 किलोग्राम के थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने किलोग्राम का होता है वो हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो लिखते हैं, या फिर कोई बड़े ई के साथ लिखना चाहे तो भी लिख सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, ठीक है। और ई कहाँ डालना है, राम जी के चरणों में, ठीक है ना, यहाँ पे एम के चरणों में डाल देना ई, बैठ गया ये तो। कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का, कोई तुमसे पूछे क्या बोलोगे, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। भार की इकाई किलोग्राम ही तो होती है ना, द्रव्यमान की। और प्रोटॉन का कितना होता है, -27 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतने की या तो कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी, या तो ये अगर इधर चला गया तो इसका मास बढ़ जाएगा, कौन, मास दिख रहा है, हाँ, और इसके मास में क्या आ जाएगी,
कमी हो जाएगी। कितने मास की कमी हो जाएगी इसमें? ये एरो नीचे जा रहा है वो कमी, ये एरो ऊपर जा रहा है वो वृद्धि। कितनी? इतनी की ही वृद्धि होगी और इतने की कमी होगी। यानी ये इधर चला गया तो ये बढ़ गया, कितना? इतना बढ़ गया। ये इधर चला गया यानी कम हो गया। आपने 5 किलो के जूते थे किसी को दे दिए तो उसका 65 किलो भार था, तो 5 किलो के जूते उसने पहन रखे तो वो 70 का हो गया। तुम्हारा भी वजन 65 किलो का था, तुमने जूते पहन रखे थे तब तुम 70 किलो के थे, तुमने जूते खोल दिए तो तुम 65 के हो गए। वो भी 65 का था, उसने जूते पहन लिए तो 5 और जोड़ दो 65 में तो 70 हो गए। तो ये जोड़ना और ये ही घटाना है। अब बात करते हैं अपन एक इलेक्ट्रॉन की। तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आया वो बात करेंगे। तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन, तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आया, चेंज इन मास कितना हुआ, चेंज इन मास। ठीक है ना, फॉर्मूला बन रहा है बेटा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। तो चेंज इन मास जो होता है या द्रव्यमान में परिवर्तन जो होता है, चेंज जो भी हो रहा है उसको हम क्या किससे लिखते हैं? डेल्टा एम से। अब देखो वो बोल रहा है वेग में परिवर्तन तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। वो बोल रहा है समय में परिवर्तन, टाइम में परिवर्तन, तो डेल्टा टी। ये हम शुरू से बेटा ऐसे लिखते हुए आए हैं। डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा? अब आगे समझो, T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 और M2 माइनस M1। बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है, चेंज तो हुआ ना। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये घड़ी को समझो। ये अभी 3 बजे हुए थे, ठीक है, अब बज गए 4, अब बज गए, ये छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली सुई है, अब बज गए 4 और ये बजे हुए 3। ठीक है, समय में कितना परिवर्तन आया? तो अभी वाला लेंगे ना बेटा कि अभी क्या है, अभी अब 4 बजे -3 कितना परिवर्तन आया? 1, यानी क्या? 1 घंटे का, 1 आवर्स का, 1 घंटे का समय में परिवर्तन आया। तो बाद वाला पहले लेते और पहले वाला बाद में लेते। लेकिन जब भी परिवर्तन होता है उसको ऐसे दर्शाया जाता है, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा एम, और भी जो परिवर्तन है डेल्टा एस, दूरी या जो भी है। समझ में आ गया? ये तो लेना ही है चाहे किसी में परिवर्तन आ जाए। तो अब ये सब लिखने की तो जरूरत है नहीं, डेल्टा वी और डेल्टा टी की, क्योंकि अपन तो चेंज इन मास की बात कर रहे हैं कि मास में कितना, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन, चेंज इन मास कितना आया, डेल्टा एम से उसको लिखते हैं। लिखना पड़ेगा अगर किसी चीज में परिवर्तन आया है तो। बैठ गया, चले आगे। चलो बात करते हैं डेल्टा एम बराबर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो क्या होगा? यदि 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी हुई तो क्या होगा? तो देखो बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिखा इंग्लिश में, ठीक है, तो डेल्टा एम बड़ा लिख दे, एम अब बड़ा ही ले रहे हैं, डेल्टा एम बराबर 1 और एम ई। ये क्या है? 1 और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। एम क्या है? मास। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना उसकी कमी हुई है, उसकी बढ़ी है। कोई बोले कि नहीं मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कितने भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं। अब मान लो कोई बोले कि मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। अब मान लो 2 की कमी आ जाए तो क्या लिखेंगे? तो डेल्टा एम बराबर 2 एम ई। यहाँ पे ये वापस लिख देना, यदि 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी हुई, इफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ द चेंज या जो भी, ठीक है, डेल्टा एम। मान लो कोई बोले कि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी आई, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास गए तो वो तो बढ़ गया, और 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास आए तो वो क्या हो गया? सॉरी, किसी के पास आए 3 इलेक्ट्रॉन तो वो बढ़ गया, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, वहां से चले गए तो उसके अंदर कमी आ गई। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ लिख देना, यदि 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी हुई। बैठ गया कि नहीं बैठा? इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। लेकिन अब वो बोल रहा है 1 2 3 नहीं करना। अब तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक साथ, n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हजारों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब क्या करोगे? तो क्या लिखोगे? यदि n इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी हुई, इफ n इलेक्ट्रॉन
इफ इंक्रीजेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीजेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। गुड गुड गुड। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, डेल्टा एम तो है इज इक्वल टू, ये 1 2 3 की जगह क्या डाल देंगे, अभी एक आ रहा था तो एक डाला, 2 आ रहा था 2, 3 आ रहा 3 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन और एम ई, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। यहां पे अब देखो बेटा, ये समझना, ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा। डेल्टा एम बराबर, तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, तीसरा वाला है ना, ये डेल्टा एम बराबर, ये 3 क्या है, 3 तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना था हमारे पास में पड़ा है यार, तो 3 को उससे गुणा कर देंगे सीधा ही। एक इलेक्ट्रॉन का ये भार होता है द्रव्यमान, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हमारी कमी 3 की आई है, तो एक का भार ये, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भार ये, तीसरे इलेक्ट्रॉन का भी भार ये, तो 3 से उसको गुणा कर देंगे। 9.1 10 की पावर आ गया, तो कितना आ गया, 10 की पावर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। ये है दो वाले में भी। एम ई क्या है कोई पूछे तुमसे, तो एम ई ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो तुम्हें मालूम नहीं है, एम ई मैंने यहाँ लिख रखा है। अब एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो 10 गुणा क्या, ये बस खत्म बात, ये फॉर्मूला बन गया। ये है तुम्हारे, सवाल करना पड़ेगा तुमको, ध्यान रखना आगे, ये फॉर्मूला बन चुका है। चले आगे, गुड। तो ये क्या लिखोगे, एन इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी हुई, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। यही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख लो बस, ये सारी चीज़ें कि वृद्धि भी होती है और कमी भी हो जाती है, कितनी कमी हुई कितनी। अब इसमें एन क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है कोई पूछे तो, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक आना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, आधा नहीं चलना चाहिए, पाव नहीं चलना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, 3/4 नहीं आना चाहिए, 7/2 नहीं आना चाहिए, सवा नहीं आना चाहिए, सब इसके अंदर फिट हुए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं, पूर्ण अंक आना चाहिए। पूर्ण अंक क्या होता है, 1, और क्या होता है 2, और क्या होता है 3, और क्या होता है 4, और क्या होता है 5। ये पूर्ण अंक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे प्लस में चल रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं उसको, धनात्मक पूर्ण अंक। और अगर नेगेटिव भी आ रहा है, एन कितना नंबर, भाई देखो माइनस में इलेक्ट्रॉन, देखो मेरी बात सुनो बेटा, एक भी इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो हमारे पास तो, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ो, एक बार आ गया कौन, इलेक्ट्रॉन आया, बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है, बोल रहा मैं अकेला आया हूँ, कितना आया, 1 आया। गणित में 1 माइनस भी होता है प्लस भी होता है, लेकिन वो तो आया बेचारा, आया है, तो 1 ही तो लेंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 1 थोड़ी लगाएंगे, माइनस का 1 तो नहीं लगाएंगे ना, प्लस का 1 हमारे पास है। थोड़ी देर बाद 1 इलेक्ट्रॉन, 2 खड़े हैं बाहर, बाहर खड़े हैं हमारे घर के, बोले हमें ले लो, तो कितना आ गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमने ये तो बोला, -2 क्यों बोलेंगे उसको, -2 तो तब बोलेंगे ना जब वो हमसे चला जाएगा, क्या हमसे 2 निकल गए साले, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, धनात्मक पूर्ण अंक, पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन क्या है, एन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। हिंदी वालों को भी देखो, अगर समझ नहीं आएगी इंटीजर क्या होता है, तो पूर्णांक को अलग अलग करो, वो करते थे ना संधि विच्छेद, ठीक है। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक होना चाहिए, ये नहीं चलने चाहिए, ठीक है। और पॉइंट में नहीं चलना चाहिए, 1.2 नहीं चलना चाहिए, 3.7, इस टाइप के पूर्ण अंक होना चाहिए। 1 पूर्ण अंक है, 5 पूर्ण अंक है, 9 21 27, ये पूर्ण अंक होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया, जल्दी से लिख लो इसको और कॉपी कर लो, छाप लो फटाक से सटाक, और फिर अपन नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। वो विधि क्या है कि अब इम्पोर्टेंट है, वो भी कई बार पूछ लेता है वो एग्ज़ाम में कि शॉर्ट नोट लिखिए, इन सब पे टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिखा हो, ये लिख क्या नहीं, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन गया, अपन ने बनाया, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या वृद्धि हुई, दोनों में से हम अपन दोनों बात करिए, देखो वृद्धि, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार तो फिक्स है ना। हमने किसी को जूते दिए, वो जूते आगे ट्रांसफर होते गए होते गए, जैसे शादी के कपड़े, कोई हमें, हमारे कोई शादी होती है तो कपड़े होते हैं देन लेन के, कि यार ये लेडीज के कपड़े, वो कपड़े जिंदगी भर चलते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं, उसको देती, उसको उधर देती, उसको उधर देती, उसको उधर देती, उसको उधर देती है। उस कपड़ों का भार कितना था, 400 ग्राम, वो 400 ही रहेगा, ये 400। अब घूमे कितनी बार, वो 17 लोगों के पास में गए, तो एन कितना हो गया, 17। फिनिश, उतार लो, गुड। फिर हम इसको मिटा देते हैं।